अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी कंडीशन के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसे हम प्लूरल एफ्यूजन के नाम से जानते हैं। लेकिन इस कंडीशन को डिटेल में जाने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें समझना होगा कि प्लूरा और प्लूरल स्पेस क्या होते हैं और इनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्लूरा की। प्लूरा होता है क्या है? प्लूरा जो है ये एक पतली मेम्ब्रेन होती है जो हमारे लंग्स को कवर करती है और चेस्ट वॉल से चिपकी होती है, अटैच हुई होती है। ये दो लेयर्स में होती है। पहली लेयर कौन सी होती है? विसरल प्लूरा जो लंग्स को डायरेक्टली कवर करती है। दूसरी लेयर पैराइटल प्लूरा जो चेस्ट वॉल और डायफ्राम को कवर करती है। ठीक है, अब प्लूरल स्पेस की बात करते हैं। प्लूरल स्पेस होती क्या है? ये दोनों प्लूरा लेयर्स के बीच में छोटी सी स्पेस होती है जिसमें थोड़ा सा फ्लूइड नेचुरली प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है जो लंग्स के एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को स्मूथ बनाता है जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, जब हम इंस्पायर करते हैं। ठीक है, अब इसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है प्लूरल फ्लूइड की। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में ये प्लूरल फ्लूइड जो है काफ़ी बैलेंस्ड होता है और हमेशा अपने प्लेस में रहता है। ये इसके दो फंक्शंस भी होते हैं। पहला फंक्शन क्या है? लंग्स और चेस्ट वॉल के मूवमेंट को स्मूथ बनाता है ताकि ब्रीदिंग में जो है फ्रिक्शन ना हो। दूसरा प्रोटेक्शन, एक बैरियर क्रिएट करता है जो इन्फेक्शन और फ्रिक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो प्लूरल एफ्यूजन होता है इसको हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले समझो ये प्लूरल एफ्यूजन का मतलब क्या होता है। प्लूरल एफ्यूजन जो है ये तब होता है जब ये फ्लूइड जो मैंने अभी बात करी प्लूरल फ्लूइड की, जब ये फ्लूइड जो है इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और प्लूरल स्पेस में एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकती है। जैसे हम बात करें इन्फेक्शंस, हार्ट फेलियर, लिवर प्रॉब्लम्स, किडनी डिजीज़ या फिर कैंसर की। प्लूरल एफ्यूजन से लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं और पेशेंट को सांस लेने में जो है डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो अब हम इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्लूरल एफ्यूजन होता क्या है? हमने पढ़ना क्या क्या इसमें? डेफिनेशन, एटियोलॉजी मतलब कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी मतलब मैकेनिज्म, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब साइंस एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और लास्ट में मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को भी डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास मेडिकल, सर्जिकल, न्यूट्रिशनल और नर्सिंग अप्रोचेस भी जो है शामिल होते हैं। हम इसमें वो भी जो है जानने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ दी प्लूरल एफ्यूजन। ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन का मतलब होता है प्लूरल स्पेस में एक्स्ट्रा फ्लूइड का जमा हो जाना। ठीक है, ये स्पेस जो है लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में होता है। नॉर्मली इस स्पेस में थोड़ा फ्लूइड जो है अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 10 to 20 ml हमेशा जो है प्रेजेंट रहता है जो लंग्स के मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। लेकिन जब फ्लूइड जो है ज़्यादा हो जाता है तो ये लंग्स के फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है और ब्रीदिंग में जो है डिफ़िकल्टी हो सकती है। नाउ इसकी एटियोलॉजी की बात करते हैं। एटियोलॉजी मतलब ईटीओ मतलब कॉजेज़, लॉजी मतलब लॉगॉस मतलब स्टडी, मतलब जब हम इसके कॉजेज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन के कई रीजंस हो सकते हैं। इन्हें हम दो टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं। पहला होता है ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन, TPE, ट्रांसुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन। ये सिस्टमिक फैक्टर्स की वजह से होता है ना। जो सिस्टमिक फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास हार्ट फेलियर हो गया, इसमें लंग्स के जो है ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ने से क्या होता है कि फ्लूइड जो है प्लूरल स्पेस में पुश हो जाता है और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है। पहला। दूसरा जो है लिवर सिरोसिस। लिवर का काम क्या होता है? प्रोटीन्स बनाना। लिवर में प्रोटीन्स बनते हैं। जब वो लिवर जो है कम प्रोटीन्स प्रोडक्शन की वजह से, जब वो कम प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड में जो है एल्बुमिन लेवल लो हो जाता है और फ्लूइड जो है लीक हो जाता है। देन उसके बाद किडनी डिजीजेस। ठीक है, किडनी डिजीजेस, किडनी के इश्यूज़ की वजह से फ्लूइड और प्रोटीन इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और फ्लूइड जो है लीक होने लगता है। देन उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन, EPE। ठीक है, ये लोकल फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे कि हमारे पास इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इन जैसे कंडीशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बात करें हम निमोनिया की,
ठीक है। इसमें क्या होता है, लंग्स के इन्फेक्शन की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन होता है और फ्लूइड जो है वहाँ पे ज़्यादा बनने लगता है, और वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, प्लूरल स्पेस में, और प्लूरल इफ्यूजन कॉज करता है। देन उसके बाद कैंसर, मैलिग्नेंसी जिसे हम बोलते हैं, ट्यूमर्स जैसे कि हम बात करें लंग या फिर ब्रेस्ट कैंसर की, इनसे क्या होता है कि प्लूरल इफ्यूजन भी हो सकता है। देन उसके बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, लंग वेसल्स में जो है, लंग में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड क्लॉट की वजह से, ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, कहाँ पे, प्लूरल स्पेस में, और प्लूरल इफ्यूजन कॉज करता है। देन उसके बाद ऑटो इम्यून डिजीजेस, जैसे हमारे पास ल्यूपस हो गया या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, जो प्लूरा को जो है इन्फ्लेम करते हैं, फ्लूइड सिक्रीट ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, प्लूरल इफ्यूजन कॉज होता है। देन उसके बाद ट्रॉमा या फिर सर्जरी, चेस्ट इंजरीज या फिर सर्जरी के बाद भी फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो सकता है और वहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन जो है हो सकता है। देन आते हैं इसके तीसरे एस्पेक्ट पे, जो कि है पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि डिजीज़ कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे डिजीज़ जो है प्रोग्रेस करती है। प्लूरल इफ्यूजन जो है, इसको समझने के लिए हमें जो है इसके मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है पैथोफिजियोलॉजी का, नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर हम देखें, प्लूरा जो है थोड़ा सा फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, जो मैंने आपको बता दिया, इसमें थोड़ा सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि ल्यूब्रिकेशन का काम करता है और फ्रिक्शन से बचाता है और लंग्स के मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। ये फ्लूइड जो है प्लूरा के मेम्ब्रेन्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, जो बैलेंस जो है मेंटेन करता है। नाउ अब क्या होगा, जब इसकी डिस्टर्बेंस होगी, फ्लूइड बैलेंस में डिस्टर्बेंस होगी, दैट इज डिस्टर्बेंस इन द फ्लूइड बैलेंस, अगला पॉइंट है। जब ये बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाता है, या तो फ्लूइड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है या रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है, तो फ्लूइड प्लूरल स्पेस में जो है एक्यूमुलेट हो जाता है या फिर जमा हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इससे क्या होगा, कैपिलरी प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड कैपिलरी प्रेशर। हार्ट फेलियर जैसे कंडीशंस में हायर ब्लड प्रेशर से फ्लूइड जो है प्लूरल स्पेस में पुश हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, जब ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं तो उनकी वजह से जो प्रेशर आता है उसको बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। जब ब्लड में प्रोटीन्स कम हो जाते हैं लिवर या किडनी डिजीज़ के केस में, तो फ्लूइड जो है प्लूरल स्पेस में चला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी। इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लड वेसल में जो है ब्लड वेसल्स जो है लीक होने लगती हैं और फ्लूइड जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक हो गया। देन उसके बाद क्या होगा, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो इम्पेयर हो जाएगी, दैट इज इम्पेयरमेंट इन द लिम्फेटिक ड्रेनेज। अगर लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्लॉक हो जाए, जैसे कि ट्यूमर की वजह से, तो फ्लूइड जो है वहाँ जमा होने लगता है क्योंकि वो इफेक्टिवली रिमूव नहीं हो पाता, ठीक है। ये हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, पहला क्या था, नॉर्मल फिजियोलॉजी हमने देखी थी, तो उसके बाद डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं फ्लूइड बैलेंस में। देन उसके बाद कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाता है, ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है इम्पेयर हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन जो है कॉज हो जाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, है ना, जिसको हम साइंस एंड सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं। प्लूरल इफ्यूजन के सिम्टम्स वॉल्यूम और अंडरलाइंग कॉज पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि इसका जो फ्लूइड है कितना वॉल्यूम है, उसका कितना जमा हो चुका है, कितना एक्यूमुलेटिंग वॉल्यूम कितना है, और इसका अंडरलाइंग कॉज क्या है, इस पे डिपेंड करता है। तो कॉमन सिम्टम्स हैं इसमें, पहला डिस्निया या फिर डिस्पीनिया भी कुछ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, फ्लूइड से जो है लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में जो है डिफ़िकल्टी होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाती है। दूसरा चेस्ट पेन हो जाता है, ये पेन शार्प होता है और डीप ब्रीदिंग, कफिंग या मूवमेंट से इंक्रीज होता है, ठीक है। तीसरा कफ, खांसी, ये ड्राई और परसिस्टेंट कफ होता है जो लंग्स जो है लंग कंप्रेशन या फिर अंडरलाइंग कंडीशन की वजह से होता है, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ है हमारे पास डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स, ठीक है। जब स्टेथोस्कोप्स से ये हम इन साउंड्स को सुनते हैं तो अफेक्टेड एरिया में क्या होता है कि कम या फिर एब्सेंट साउंड्स मिलते हैं, ठीक है, जिसे हम डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स बोलते हैं। देन उसके बाद डलनेस ऑन परकशन, फिफ्थ होता है हमारे पास डलनेस ऑन परकशन, चेस्ट पे टैप करने पर जो है डल साउंड आता है जहाँ फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद सिक्स्थ होता है हमारे पास ऑर्थोपीनिया, जब पेशेंट जो है लेटा होगा, ठीक है, तब उसमें जो है ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है और स्पेशली जो है लार्ज एफ्यूजन के केस में ये देखा जाता है, ठीक है। नाउ अब इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करते हैं, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स जो है क्लिनिकल असेसमेंट और डायग्नोस्टिक टेस्ट्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। पहला होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स, डलनेस ऑन परकशन और रिड्यूस्ड चेस्ट एक्सपेंशन को चेक किया जाता है। दूसरा किसमें, फिजिकल एग्जामिनेशन में। दूसरा चेस्ट एक्सरे, फ्लूइड एक्यूमुलेशन दिखाता है और
चेस्ट एक्सरे में क्या होता है कि ये जो है फ्लूइड एक्यूमुलेशन दिखाता है और जो है फ्लूइड का अमाउंट एस्टिमेट करने में हेल्प करता है कि मतलब कितना फ्लूइड जो है जमा हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है। तीसरा अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करते हैं, इससे फ्लूइड को क्लियरली आइडेंटिफाई करने में और थोरैसेंटेसिस जिसे हम फ्लूइड रिमूवल बोलते हैं उसमें उसको गाइड करने में जो है हेल्प मिलती है, ठीक है। चौथा होता है सीटी स्कैन, है ना, सीटी स्कैन डिटेल्ड इमेजिंग के लिए यूज़ होता है जो प्लूरा और लंग टिश्यूज़ को इवेलुएट करती हैं। फिफ्थ होता है हमारे पास थोरासेंटेसिस, इसमें क्या होता है नीडल से प्लूरल फ्लूइड का सैंपल कलेक्ट किया जाता है जो कॉज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सिक्स्थ होता है प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, इससे प्रोटीन लेवल्स, ग्लूकोज, सेल्स, बैक्टीरिया और कैंसर मार्कर्स जैसे एलिमेंट्स चेक किए जाते हैं जो एफ्यूजन को ट्रांसुडेटिव या फिर एक्सुडेटिव क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सेवन्थ होता है ब्लड टेस्ट्स, इसमें क्या होता है, इसमें जो है कंप्लीट ब्लड काउंट CBC जिसे हम बोलते हैं, लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट्स KFT LFT, ठीक है, और इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन मार्कर्स देखे जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट, ठीक है। पहला होता है मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि हम डायूरेटिक्स देते हैं सबसे पहले। ये डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करते हैं, स्पेशली हार्ट फेलियर के केसेस में यूजफुल होता है। दूसरा एंटीबायोटिक्स, अगर प्लूरल इफ्यूजन बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन को क्लियर करते हैं। तीसरा स्टीरॉइड्स, ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे लूपस में इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन में कैंसर को टारगेट करके फ्लूइड प्रोडक्शन कम किया जाता है इस कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी में। देन उसके बाद आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, सबसे पहला थोरासेंटेसिस, इसमें क्या होता है नीडल से फ्लूइड रिमूव किया जाता है, नीडल का यूज़ करके हम फ्लूइड को रिमूव करते हैं जो सिम्टम्स में रिलीफ और डायग्नोस्टिक सैंपल प्रोवाइड करता है, ठीक है। इससे सिम्टम्स भी रिलीफ होते हैं और डायग्नोस्टिक सैंपल भी जो है हमें मिल जाता है, जिसे हम डायग्नोज कर पाते हैं क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या लिवर प्रॉब्लम्स की वजह से है, किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से, किससे आखिर इसका रीज़न क्या है, ठीक है। देन उसके बाद दूसरा होता है प्लूरोडिसिस। इसमें क्या होता है, एक केमिकल या फिर मैकेनिकल एजेंट से इन्फ्लेमेशन क्रिएट किया जाता है जिससे प्लूरा सिटिक हो जाता है और आगे फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट नहीं होता। मोस्टली रिकरेंट एफ्यूजन्स के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। रिकरेंट मतलब बार बार जो एफ्यूजन्स होते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। देन उसके बाद तीसरा होता है इंडिवेलिंग प्लूरल कैथेटर। इसमें क्या होता है कि जो रिकरेंट एफ्यूजन्स होते हैं उन जिन पेशेंट्स में रिकरेंट एफ्यूजन्स होता है उनके लिए कैथेटर लगाया जाता है जिससे जो है फ्लूइड को रेगुलर बेसिस पे ड्रेन किया जाता है, ठीक है। और जो है इसमें क्या करते हैं, बार बार जो है हमें इसका रीज़न क्या होता है, हम क्यों करते हैं, ताकि हमें बार बार जो है प्रोसीजर्स ना करने पड़े। देन उसके बाद डीकॉर्टिकेशन। डीकॉर्टिकेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब इफ्यूजन फाइब्रोसिस और स्कार फॉर्मेशन कॉज करता है तो जो है थिकनेड प्लूरा को सर्जिकली रिमूव किया जाता है ना। जब बहुत समय के लिए एफ्यूजन होगा तो वहाँ पे उसका क्या होता है, फाइब्रोसिस होगा, स्कार फॉर्मेशन होती है, हार्ड वो फ्लूइड जो है वहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको डीकॉर्टिकेशन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हो गया न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। तीसरा मैनेजमेंट क्या है, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। लिवर या किडनी डिजीज़ के पेशेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन से फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट प्रिवेंट हो सकता है। जब हम प्रोटीन्स इंक्रीज़ करेंगे उनसे क्या होगा, जब ब्लड में प्रोटीन इंक्रीज़ होगा तो फ्लूइड जो है ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं होगा इस प्लूरल कैविटी में। देन उसके बाद लो सोडियम डाइट देंगे। हार्ट फेलियर के केसेस में साल्ट कम लेना हेल्पफुल होता है ताकि जो है फ्लूइड रिटेंशन कंट्रोल हो। तीसरा क्या होता है, बैलेंस्ड हाइड्रेशन। फ्लूइड इनटेक को केयरफुली मैनेज करना होता है, स्पेशली जो है हार्ट या किडनी इश्यूज़ के केसेस में। ना इसका बचता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। इसका अगला वीडियो आएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।